मॉलिक्यूल की संरचना, जैसे आपने प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल है जो कि कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क के बारे में बताता है। मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रकार के कार्बन, कितने प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल के द्वारा पता चलता है। ये सिस्टमैटिक डायग्राम है एनएमआर इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, एक सैंपल ट्यूब होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा होता है जिससे कि हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है, और यहाँ पे एम्पलीफायर होता है जो कि नॉइज को हटाता है और हमारे सिग्नल या की इंटेंसिटी को एनहेंस करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है वो प्राप्त होता है। हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, यहाँ पे न्यूक्लियर का मीनिंग क्या है? दिस फिनोमेना इज रिलेटेड विद न्यूक्लियर स्पिन। नाभिकीय चक्रण से संबंधित ये परिकल्पना है, इस कारण से हम इसे न्यूक्लियर यहाँ पे हमने यूज लिया है। मैग्नेटिक स्पिनिंग न्यूक्लियर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, जो स्पिनिंग न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है और इस इंटरैक्शन के कारण हमें न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो है प्राप्त होती है। इस कारण से मैग्नेटिक यहाँ पे यूज में लिया गया। रेजोनेंस वो कंडीशन है जबकि हमारे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो मैच कर जाता है किससे? रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, जिसको आपने इंसिडेंट किया है, उस रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से जब वो मैच करता है तो उसको हम रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। न्यूक्लियर नाभिकीय, मैग्नेटिक चुंबकीय, रेजोनेंस यानी अनुनाद। अनुनाद क्या है? वह अवस्था है जबकि नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के मध्य स्पिन स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो मैच करता है किससे? रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कि आपको पता है, ये क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कौन से रीजन का? रेडियो वेव रीजन का, वो इंटरैक्ट करेगा किसके बीच में? न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के बीच में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव रीजन जो है वो आपको दिखाए गए हैं। जैसे ही हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं, हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है और एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि रेडियो वेव जो है वो बहुत कम एनर्जी की रेडिएशन है। इन रेडिएशन को जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर इंपार्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। वो ट्रांजिशन नहीं होंगे। केवल यहाँ पे इस कम एनर्जी के रेडिएशन को जो मॉलिक्यूल के ऊपर आप इंपार्ट करते हो, उस कंडीशन के अंदर केवल और केवल न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट जो है उनके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, बाकी कोई ट्रांजिशन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रम को हम इस तरह से दर्शाते हैं, जहां पर द एनएमआर स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इंटेंसिटी वाई एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को डेल्टा या टाउ स्केल के अंदर मेजर कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस जो है, जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके सभी के नाभिक जो है वो एनएमआर एक्टिव नहीं होते। केवल किस कंडीशन के अंदर एनएमआर एक्टिव हुआ? जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही क्या है? ऑड है। इस कारण से प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है इट इज एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। ये एनएमआर सक्रिय है, ये एनएमआर की फिनोमेना को देता है। इसी तरह से अपन देखें C13, C12 नहीं, C13 जो कि लेस अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, इसके अंदर भी एटॉमिक मास जो है वो ऑड है और एटॉमिक नंबर इवन है, लेकिन इसके अंदर एटॉमिक मास ऑड होने के कारण यहां पर क्या होगा? ये भी एनएमआर एक्टिव होगा।
इसी तरह से हम देखें कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एनएमआर इनएक्टिव है, एनएमआर की फिनोमिना को ये नहीं दर्शाता है। C12 जैसे कि इसके अंदर एटॉमिक मास भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, इस कारण से ये भी रेजोनेंस की फिनोमिना को शो नहीं करता। न्यूक्लियर स्पिन, आपको पता है कि नाभिक जो है वो धनावेशित आता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल और केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और वही जो है ये जो है फिनोमिना को दर्शाने के लिए काफी है। इसकी स्पिन होती है, इस स्पिनिंग के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये एक टीनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, छोटे क्षण चुंबक की तरह ये व्यवहार करता है, और ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू, आई जो है क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो हम नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकाल सकते हैं फॉर्मूला 2i+1 से। आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी प्राप्त हो जाएगी, हाफ। जब हम यहाँ रखें तो उस कंडीशन के अंदर दो स्पिन स्टेट्स जो है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो है वो हमें मिल जाएगी इस फॉर्मूला से। तो दो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो है वो मिल जाएगी। दो तरह की स्पिन है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ पे दो ओरिएंटेशन, क्योंकि स्पिन स्टेट आई की वैल्यू हाफ है, इस कारण से 2i+1 जो है किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। तो 2 स्पिन ओरिएंटेशन हो सकते हैं इसके अंदर, प्लस हाफ यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो यहां पे इंडिकेट होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इंटरैक्ट करता है। ये जो स्पिन स्टेट है, ये क्योंकि स्पिनिंग जो न्यूक्लियस की स्पिनिंग है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर दोनों स्पिन स्टेट डीजनरेट रहते हैं। डीजनरेट रहने का मतलब क्या है, दोनों की एनर्जी बराबर होगी, दोनों समरंस होंगे, दोनों समान ऊर्जा के होंगे। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे आपका जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो है, जैसे यहां से जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, उस कंडीशन के अंदर दोनों स्पिन स्टेट क्या है, डीजनरेट है, समरंस है, दोनों की ऊर्जा बराबर है। लेकिन जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे देखें और इसको कंपेयर करें तो दोनों एनर्जी जो है वो उसमें एक बड़ा डिफरेंस आ गया है। जैसे जैसे हम देखते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट। दोनों स्पिन स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, वैसे वैसे एनर्जी गैप जो है दोनों स्पिन स्टेट के बीच में वो बढ़ता जाएगा। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा से आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, तो इसमें सबसे पहले तो ये कार्बन के फ्रेमवर्क को बताता है कि आपका, जैसे हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसके बारे में बताता है, काइंड ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्राप्त होती है। अब इसके अलावा हमें जैसे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट क्या होती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। जो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे अपना सिग्नल देंगे, और एक टीएमएस के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन उनको मिलती है सिग्नल को, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। केमिकल शिफ्ट के अलावा यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रल पीक आ रही है, उस स्पेक्ट्रल पीक हमने देखा हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो पीक आ रही है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है उसका इंटीग्रल प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसके नीचे का एरिया, सिग्नल की इंटेंसिटी या सिग्नल के नीचे का एरिया जो है वो हम निकालते हैं। स्पिन स्प्लिटिंग,
ये स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण हमको दिखाई देती है एक सिग्नल जो है सिंगल लाइन नहीं मिलकर हमको क्या मिलता है, मल्टीप्लेट के रूप में मिलता है। और ये मल्टीप्लेट जो है स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण होता है, और ये मल्टीप्लेट बनने के कारण इसको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहा जाता है। इसके अलावा एक और टर्म है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या है, एक मल्टीप्लेट में दो एडजेसेंट पीक्स जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो भी इंफॉर्मेटिव है। वो बताता है कि किस हद तक दोनों जो नेबरिंग न्यूक्लियाई है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ सिग्नल की इंफॉर्मेशन भी जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनएमआर स्पेक्ट्रा में। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आपको पता है कि यहां पे यदि अपन देखें जो नाभिक के आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज नॉट मैग्ड, इट इज बॉन्डेड। आपका जो मॉलिक्यूल होगा उसके हाइड्रोजन क्या होगा, बंधित होगा, और बंधित होने के कारण उसके चारों ओर क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, वो जब स्पिन करेगा तो उसके चारों भी और भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के स्पिनिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसे अपन सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन तक नहीं पहुंच रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग के कारण जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियाई को, किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। इसी कारण से इसे अपन क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो जब कभी भी शील्डिंग होगी, आपका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अपफील्ड। कहां चला जाएगा, लेफ्ट में, राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं अपफील्ड। जब कभी भी शील्डिंग होगी, यानी कि जब कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोटॉन के अराउंड बढ़ेगी, उस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, और इस कारण से प्रोटोनों की क्या हो जाएगी, शील्डिंग होगी। और शील्डिंग के कारण सिग्नल हमेशा कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसे अपफील्ड शिफ्टिंग कहा जाता है। इसके अपोजिट डी शील्डिंग क्या होगा, अगर किसी आपका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करे। अभी क्या कर रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था वो क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। अगर वो अपोज नहीं करके क्या करे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करे, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोटॉन तक पहुंच रहा है। उस कंडीशन के अंदर आपको रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटाना पड़ेगा। तो सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, डी शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग के कारण सिग्नल कहां जाता है, अपफील्ड जाता है। डी शील्डिंग जब भी होती है सिग्नल कहां चला जाता है, डाउन फील्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या है, ये केमिकल शिफ्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल शिफ्ट को हम टीएमएस के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। केमिकल शिफ्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल की पोजीशन कौन सी है, सिग्नल की पोजीशन डिफर क्यों कर रही है, ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। यानी कि प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट है वो या तो शील्डिंग करेगा या डी शील्डिंग करेगा, जिसके कारण आपका जो सिग्नल की जो पोजीशन है एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर वो चेंज हो जाएगी। और ये सिग्नल की पोजीशन टीएमएस के रिस्पेक्ट, टीएमएस यहाँ पे इंटरनल रेफरेंस के रूप में यूज में लिया जाता है, जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव आप क्या ज्ञात करते हैं, सिग्नल की पोजीशन को ज्ञात करते हैं। तो टीएमएस के रिस्पेक्ट में क्या है, आपके सिग्नल की जो पोजीशन है उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड डिफरेंस इन द पार्ट पर मिलियन। पीपीएम के अंदर रिजल्ट क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला इसका देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। सिग्नल रेफरेंस यहाँ पे कौन सा यूज में लिया जाता है, टीएमएस। तो
ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने में मिलेगी, हर्ट्ज के अंदर मिलेगी, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसमें होती है, मेगा हर्ट्ज में होती है। तो इसको मेजरेबल करने के लिए इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है रिजल्ट को। इस कारण से आपका रिजल्ट किसमें प्राप्त होता है, पीपीएम के अंदर, पार्ट पर मिलियन के अंदर आपको स्पेक्ट्रल सिग्नल जो है वो मिलता है। तो इसके अंदर टीएमएस की अगर सिग्नल, टीएमएस की पोजीशन को अगर आपने स्वेच्छा से 0 वैल्यू दी है तो उस स्केल को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा स्केल कहते हैं। और यदि टीएमएस की पोजीशन को आपने क्या किया है, 10 की पोजीशन दी है, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या कहलाती है, टाउ स्केल कहलाती है। यानी कि केमिकल शिफ्ट को 2 स्केल के अंदर मेजर किया जा सकता है, एक तो डेल्टा स्केल, दूसरा कौन सा होता है, टाउ स्केल। डेल्टा स्केल के अंदर टीएमएस की सिग्नल की पोजीशन को 0 वैल्यू दी जाती है, जबकि टाउ स्केल के अंदर सिग्नल की पोजीशन को क्या दिया जाता है, 10 की वैल्यू दी जाती है। और टाउ और डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। ये दोनों के बीच में, टाउ स्केल और डेल्टा स्केल के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो पाया जाता है। मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, इस कारण से रिजल्ट जो है हमको किसके अंदर मिलता है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन के अंदर हमको रिजल्ट मिलता है। अब टीएमएस इज अ इंटरनल रेफरेंस, ये मैंने पहले ही बताया, इसके रिस्पेक्ट में आप सिग्नल की पोजीशन को डिटरमाइन करते हो। अब टीएमएस क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन, जैसे कि डेल्टा स्केल को यहाँ पे शो किया गया है। टीएमएस की सिग्नल की पोजीशन को कहां बताया है, 0 डेल्टा वैल्यू पे दर्शाया गया है। तो ये क्या है, डेल्टा स्केल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसके अंदर सिलिकॉन जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन की रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किधर होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। इस कारण से प्रोटॉन की वेसिनिटी में इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और प्रोटॉन की वेसिनिटी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण प्रोटॉन की वेसिनिटी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हो रही है, जब कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, शील्डिंग होती है। जब कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, डी शील्डिंग होती है। तो यहां पे क्या है, ये सोचा जाता था इनिशियली, केमिस्ट ओरिजिनली थॉट नो अदर कंपाउंड वुड केम एट हायर फील्ड देन दी टीएमएस, बट आज हमें पता है कि एन्युलिन जो है वो टीएमएस के भी उधर माइनस में सिग्नल, माइनस डेल्टा वैल्यूज के ऊपर सिग्नल देती है। टीएमएस को हम इंटरनल रेफरेंस के रूप में क्यों यूज में ले रहे हैं, इसका कारण यह है, इट इज केमिकली इनर्ट। आप क्या कर रहे हो, आपके कंपाउंड का आप स्पेक्ट्रा लेना चाहते हो, उसका स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। अब आपको टीएमएस के रेफरेंस में सिग्नल की पोजीशंस या केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करना है। तो यहां पे आप टीएमएस को क्या करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे। सॉल्यूशन के अंदर आप कंपाउंड का सॉल्यूशन, उसी के अंदर टीएमएस को मिलाओगे। तो टीएमएस जो है अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये आपके कंपाउंड के साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। वो हम नहीं चाहते कि हमारे कंपाउंड के साथ टीएमएस रिएक्शन करे। टीएमएस इज इनर्ट कंपाउंड। दूसरा, सॉल्यूशन बनना चाहिए। टीएमएस जो है अधिकांश सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट है मेजरेबल पीक के लिए। इस कारण से टीएमएस के अंदर कितने CH3, 4 CH3 ग्रुप्स आर देयर एंड ऑल आर इक्विवेलेंट, सभी के सभी समान इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है। इस कारण से टीएमएस के अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने के कारण जो इंटेंसिटी होगी पीक की वो क्या होगी, बहुत ज्यादा प्राप्त होगी। तो कम अमाउंट के अंदर ही एक अच्छी मेजरेबल पीक जो है हमको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जानते हैं कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम होने के कारण ऑल द 12 प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड, वो बहुत ज्यादा परिरक्षित है, और बहुत ज्यादा परिरक्षित होने के कारण इसका सिग्नल जो है वो कहां आता है, राइट साइड में आपको मिलता है। इट इज वोलेटाइल, ये वाष्पशील होता है। वाष्पशील हुआ तो इसका फायदा क्या, आपने क्या किया, कंपाउंड को सॉल्यूशन बनाया, किसके साथ में, टीएमएस भी इसके अंदर मिला दिया। अब आपको क्या चाहिए, आप रिकवर करना चाहते हैं अपने कंपाउंड को, तो आप क्या करते हैं, टीएमएस जो है उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्यों, टीएमएस जो है वोलेटाइल है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको कुछ भी नहीं लगाना होगा। वोलेटाइल नेचर होने के कारण ये खुद ही जो है आपके कंपाउंड से अलग हो जाएगा।
केमिकल शिफ्ट जो है वो किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, वो वन बाय हम जो है डिस्कस करेंगे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, एनाइसोटोपिक इफेक्ट, विषम देशिक प्रभाव और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अपन देखते हैं आपका प्रोटॉन कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, Cl से। Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, विद्युत ऋणी है, ये -I प्रभाव दर्शाता है, -I ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस कारण से प्रोटॉन की वेसिनिटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई यानी कि क्या हुआ, डी शील्डिंग हुई। डी शील्डिंग हुई यानी कि सिग्नल कहां शिफ्ट हो गया, डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, एनएमआर सिग्नल डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहां पे हमने कंपेयर किया है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, 3 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है और मैथिल क्लोराइड जो है उसके अंदर केवल एक Cl प्रेजेंट है। इसके अंदर डेल्टा वैल्यू कितनी आ रही है, 3.05, जबकि क्लोरोफॉर्म की डेल्टा वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 7.27। सिग्नल बहुत ज्यादा डाउन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ रहे हैं, सिग्नल कहां शिफ्ट होता जा रहा है, डाउनफील्ड शिफ्ट होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर डी शील्डिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा। सिग्नल की शिफ्टिंग कहां हो जाएगी, डाउनफील्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। इसी तरह से देखिए आपका जो यहां पे जो प्रोटॉन है, जो रेड प्रोटॉन है, उनकी में डेल्टा वैल्यू यहां पे इंडिकेट कर रखी है। तो यहां पे देखिए जैसे जैसे ब्रोमीन से इस प्रोटॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, ब्रोमीन इज अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे आप जानते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 या 4 कार्बन के बाद में इफेक्टिव नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जब बहुत ज्यादा पास में, जब उसी कार्बन से जुड़ा है उस कंडीशन में 3.30 डेल्टा पे आपको सिग्नल मिला। जैसे इसकी एक कार्बन दूर हुआ तो उस कंडीशन के अंदर सिग्नल कहां चला गया, टीएमएस के पास चला गया। कहां चला गया, 1.69 पे। फिर और दूरी बढ़ी तो 1.25 पे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से प्रोटॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सिग्नल कहां शिफ्ट होता जा रहा है, टीएमएस की और शिफ्ट हो रहा है, यानी कि अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूरी बढ़ेगी, सिग्नल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। इसी तरह जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके कारण डी शील्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो, नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रो -I ग्रुप है। और ये जो है इनके कारण सिग्नल की शिफ्टिंग कहां हो जाती है, यहाँ पे आपको डी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। दूसरी और अल्काइल ग्रुप जैसे +I इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स जो है उनके कारण आपको क्या दिखाई देगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है दिखाई देगा, यानी कि सिग्नल जो है टीएमएस की और शिफ्ट हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है sp3, sp2 या sp हाइब्रिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और आपको पता है कि sp हाइब्रिड स्टेट में कार्बन में 50% S कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और 50% S कैरेक्टर होने के कारण sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। जब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देगा और डी शील्डिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और डी शील्डिंग के कारण सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउनफील्ड चला जाएगा। जब भी प्रोटॉन sp हाइब्रिड कार्बन से अटैच होगा, सिग्नल कहां जाएगा, डाउनफील्ड चला जाएगा। एनाइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, जो भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अपने आप को किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर अरेंज कर लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, विषम देशिक प्रभाव या एनाइसोटोपिक इफेक्ट ये कहलाता है। विषम देशिक प्रभाव या एनाइसोटोपिक इफेक्ट ये कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि जो बेंजीन रिंग है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेती है।
इस तरह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपकी जो बेंजीन रिंग है उसका प्लेन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो लंबवत अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। और पाई इलेक्ट्रॉनों की सर्कुलेशन के कारण यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर देखिए आप, रिंग के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, यानी कि रिंग के अंदर क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रही है, लेकिन रिंग के बाहर इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। इस कारण से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रीइंफोर्स्ड। क्या हो रहा है, उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ रहा है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर इफेक्ट कौन सा होगा, डी शील्डिंग। और डी शील्डिंग के कारण सिग्नल कहां चला जाता है, डाउन फील्ड चला जाता है। तो यहां पे आपका सिग्नल जो है वो कहां मिलेगा, आपको डाउन फील्ड डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, यानी कि टीएमएस से दूर। और एरोमेटिक प्रोटॉन्स कैरेक्टरिस्टिक पीक अपनी देते हैं, सिग्नल देते हैं अराउंड 7 की डेल्टा वैल्यू पे। 7 की डेल्टा वैल्यू पर अगर आपको कोई पीक मिल रही है तो इट मीन एरोमेटिक प्रोटॉन। ये क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक प्रोटॉन हो सकते हैं। किस कारण से, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण ये आपको सिग्नल की पोजीशन या केमिकल शिफ्ट जो है वो डेल्टा 7 के ऊपर आपको दिखाई देगी। इसी तरह से एथिलीन का मॉलिक्यूल भी अपने आप को क्या कर लेता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेता है। सिमिलर यहां पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस कारण से जितना मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन द्वारा एक्सपीरियंस होगा। अब आपको रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिग्नल आपका कहां चला जाएगा, टीएमएस से दूर, यानी कि आपको डाउन फील्ड शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। एसिटिलीन का मॉलिक्यूल अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लेता है। एसिटिलीन का मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर नहीं होकर क्या होता है, अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लेता है। तो ये जो है ये क्या करता है, यहां पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड पाई इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के कारण जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, यानी कि क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है। और जब शील्डिंग होगी तो सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड, सॉरी शील्डिंग होगी तो आप फील्ड शिफ्टिंग आपको सिग्नल की देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो क्योंकि दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ऑक्सीजन यहां पर भी है, ऑक्सीजन यहां पे है, हाइड्रोजन बीच में प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही ऑक्सीजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैसिनिटी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो हाइड्रोजन के चारों ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, डी शील्डिंग होगी। और डी शील्डिंग के कारण सिग्नल कहां चला जाएगा, डाउन फील्ड। यहां पर आपको केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां पर आपको सैलिसिलिक एसिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सिग्नल जो है वो कहां जाएगा, डाउन फील्ड जा रहा है। लेकिन दोनों तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एनएमआर स्पेक्ट्रा के थ्रू। अगर डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ आपका सिग्नल टीएमएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आप कहोगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। और यदि there is no change in signal position of NMR with dilution, तनुता बढ़ाने के साथ यदि NMR सिग्नल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप कहोगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो NMR स्पेक्ट्रा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर केमिकल शिफ्ट हमने देखी है कि एलिफेटिक प्रोटॉन जो है उनकी सिग्नल की पोजीशन जो है वो टीएमएस के बहुत पास सबसे ज्यादा जो आते हैं वो कौन से आते हैं, एलिफेटिक प्रोटॉन आते हैं। फिर आप देखते हैं कि बेंजीन का जो सिग्नल होता है वो अराउंड 7 की वैल्यू पे आपको मिलता है। एल्डिहाइड का सिग्नल अराउंड 9 की डेल्टा वैल्यू के अराउंड आपको एल्डिहाइडिक प्रोटॉन देखने को मिलता है। कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू होती है अराउंड 12 के अराउंड वो सिग्नल देता है। तो हम स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको 12 की डेल्टा वैल्यू के ऊपर सिग्नल मिलेगा।
एरोमेटिक प्रोटॉन्स यदि प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन के अंदर 7 की डेल्टा वैल्यू पर आपको सिग्नल मिलेगा। तो आप इस वैल्यू की सहायता से क्या कर सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल क्या बताता है, काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, कितने तरह के प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन आप नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आप कर सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रोटॉन जो है वो अलग अलग सिग्नल देते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट। अगर आपके सारे के सारे प्रोटॉन सेम केमिकल एनवायरनमेंट, सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है तो आप उन्हें क्या कहोगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तो प्रोटॉन की जो है सिग्नल की पोजीशन चेंज हो जाएगी और आप उनको क्या कहोगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तुल्य तथा अतुल्य प्रोटॉन, तुल्य प्रोटॉन समान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में है तो इक्विवेलेंट या तुल्य प्रोटॉन होंगे। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट या अतुल्य प्रोटॉन वो होंगे। जैसे आप देखिए एसीटोन के अंदर दोनों 6 के 6 प्रोटॉन, ये CH3 मिथाइल प्रोटॉन और ये मिथाइल प्रोटॉन दोनों सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इस कारण से ये 6 प्रोटॉन मिलकर आपको केवल एक एनएमआर सिग्नल देंगे। आपको केवल कितने मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इस कारण से केवल एक एनएमआर सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन के अंदर देखिए कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन्स, और ये 6 के 6 प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। इस कारण से आपको केवल एक सिग्नल, एनएमआर सिग्नल जो है वो बेंजीन का दिखाई देगा। पैराजाइलिन, पैराजाइलिन के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये 4 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है, ये 4 प्रोटॉन तुल्य है, जबकि ये जो 6 प्रोटॉन है, 6 मैथिल प्रोटॉन जो है, CH3 प्रोटॉन जो है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में। तो ये 6 प्रोटॉन तुल्य है और ये 4 प्रोटॉन तुल्य है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये क्या है, अतुल्य है, नॉन इक्विवेलेंट है। इस कारण से यहां पे आपको कितने मिलेंगे, 2 तरह के प्रोटॉन है, इस कारण से 2 तरह के एनएमआर सिग्नल, 2 एनएमआर सिग्नल आपको दिखाई देंगे। मिथाइल एसीटेट कितने, देखिए CH3, ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर सिग्नल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अपन कहें 2 सिग्नल आपको, 2 एनएमआर सिग्नल आपको इस केस में दिखाई देंगे। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन के अंदर कितने तरह के प्रोटॉन है, 5 एरोमेटिक प्रोटॉन है, 5 एरोमेटिक प्रोटॉन है, 2 मैथिलीन प्रोटॉन है और 3 मिथाइल प्रोटॉन है। तो यहाँ पे 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होने के कारण 3 तरह के एनएमआर सिग्नल आपको मिलेंगे। यहाँ पे 3 एनएमआर सिग्नल आपको दिखाई देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखिए ये CH3 और ये CH3 एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है, इस कारण से एक सिग्नल इसका आएगा, एक इस CH का और इस हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का एक सिग्नल, यानी कि टोटल 3 एनएमआर सिग्नल आपको इस एग्जांपल में दिखाई देंगे। क्या है, मैथिल साइक्लोप्रोपेन। मैथिल साइक्लोप्रोपेन में देखिए यहाँ पे कितने एनएमआर सिग्नल आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप अभी तक के एग्जांपल देखें। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो है मैथिल जिस दिशा में है उसी दिशा में है, जबकि ये दोनों हाइड्रोजन इस मैथिल की अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कारण से ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में है, तो 2 सिग्नल हो गए। एक सिग्नल इसका 3, एक सिग्नल इसका, टोटल 4 एनएमआर सिग्नल जो है इस एग्जांपल में आपको देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पीक, इंटीग्रेशन ऑफ पीक क्या है, एरिया अंडर द पीक। क्या करना है आपको, आपका जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल की जो पीक आ रही है उसके नीचे का एरिया आपको पता लगाना है कितना है। तो आप सिंपली ये जो एरिया होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके कारण आपको पीक मिल रही है। जितने हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन के कारण, जैसे 6 प्रोटॉनों की पीक ज्यादा बड़ी आएगी 3 प्रोटॉनों की पीक की तुलना में, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर देख रखा है, यहां पे आपको
एरोमेटिक प्रोटॉन की सिग्नल मिल रहा है CH2 प्रोटॉन का और CH3 प्रोटॉन का, तो इनके सिग्नल की जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 55^22^33, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है 5^2^3। तो इस कंडीशन में आपके 5 तो एरोमेटिक प्रोटॉन है, 2 कौन से हैं मैथिल प्रोटॉन, और 3 कौन से हैं दो मैथिलीन प्रोटॉन और 3 मिथाइल प्रोटॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो इंटेंसिटी रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 5:2:3, 5 एरोमेटिक प्रोटॉन के कारण, 2 मैथिलीन प्रोटोनों के कारण और 3 मिथाइल प्रोटोनों के कारण आपको सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है ये सीधे ही नंबर के रूप में आपको स्पेक्ट्रा जो है स्पेक्ट्रल पीक यहां पर दे देता है, और सीधे ही आप उसका रेशियो निकाल के नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता लगा सकते हो, कितने हाइड्रोजन जो है वो कोई पीक कितने हाइड्रोजन के कारण आपको देखने को मिल रही है। स्पिन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्यों होती है? अगर 2 एडजेसेंट कार्बन के पास में 2 निकटवर्ती कार्बन पर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इन प्रोटोनों की जो स्पिन है वो अपने नेबरिंग प्रोटॉन की स्पिन को क्या करती है अफेक्ट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है। इस कारण से प्रोटोनों का जो एक सिग्नल आ रहा है वो 2 या 2 से अधिक पीक्स में स्प्लिट हो जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं स्पिन स्प्लिटिंग कहा जाता है इसको। और इस स्प्लिटिंग के कारण एक सिंगलेट जो है डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट या नॉनेट के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोटॉन की बात करें, इसके एडजेसेंट कार्बन पे 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। इस कारण से N+1 रूल, N क्या है नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन, निकटवर्ती कार्बन पर अतुल्य प्रोटोनों की संख्या। जैसे इस कार्बन के निकटवर्ती कार्बन ये है और इसके ऊपर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो N+1 यानी कि 2+1 क्या हो जाएगा एक ट्रिपलेट आपको दिखाई देगा। इसके एडजेसेंट कितने हैं केवल 1 प्रोटॉन है तो 1+1 इट इज 2 यानी कि आपको एक डबलेट दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, हर जगह पर आपको इस तरह से, जैसे अगर आप सैचुरेटेड रिंग की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर N+1 रूल एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एरोमेटिक सिस्टम या पाई बॉन्डेड सिस्टम के अंदर अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर जाते हो तो N+1 रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस कार्बन के एडजेसेंट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन के एडजेसेंट कार्बन पर भी 1 हाइड्रोजन है, तो दोनों के सिग्नल डबलेट में स्प्लिट 1+1 2 1+1 2, तो आपको 2 डबलेट इस एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। इस एग्जांपल में देखिए इसका सिग्नल, इसके एडजेसेंट केवल 1 प्रोटॉन है, इस कारण से इसका सिग्नल डबलेट, जबकि इसका सिग्नल एक ट्रिपलेट के रूप में आपको दिखाई देगा। इस मैथिल प्रोटोनों के एडजेसेंट क्या है 2 मैथिलीन प्रोटॉन प्रेजेंट है, इस कारण से इसका सिग्नल 2+1 एक ट्रिपलेट में, इसका सिग्नल 4+1 एक क्वार्टेट के रूप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 2 तो दोनों ही 2+1 2+1, ये इसका सिग्नल भी ट्रिपलेट, इसका सिग्नल भी आपको कैसे दिखाई देगा ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए ये जो इस प्रोटॉन का इस प्रोटॉन के एडजेसेंट CH3 और CH3 यानी कि टोटल 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। 6 होने के कारण ये आपको क्या मिलेगा सेप्टेट के रूप में इसका सिग्नल मिलेगा, जबकि इन 6 प्रोटोनों का सिग्नल इसके एडजेसेंट केवल 1 प्रोटॉन है, इस कारण से आपको क्या दिखाएगा एक डबलेट के रूप में इसका सिग्नल दिखाई देगा। ये कुछ एथिल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो मैथिलीन प्रोटॉन है वो डीशील्डेड होंगे, इस कारण से क्योंकि सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से जुड़े हुए हैं, इस कारण से इसका सिग्नल TMS से दूर आएगा, जबकि मैथिल प्रोटोनों का जो सिग्नल होगा वो TMS के पास आएगा। मैथिलीन प्रोटोनों का जो सिग्नल है 3 प्रोटोनों के कारण स्प्लिट हो रहा है, इस कारण से वो एक क्वार्टेट के रूप में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक क्वार्टेट मिल रहा है, ये क्वार्टेट किसके कारण मिल रहा है मैथिलीन प्रोटोन के कारण, और ये आपको क्या मिल रहा है एक ट्रिपलेट मिल रहा है। ये ट्रिपलेट आपको किसके कारण दिखाई दे रहा है
मैथिलीन प्रोटोनों की स्प्लिटिंग के कारण आपको दिखाई दे रहा है। इस कारण से यहाँ पे एक ट्रिपलेट जो कि टीएमएस के पास है, जबकि ये सिग्नल जो है वो टीएमएस से दूर, क्योंकि ब्रोमीन के कारण यहाँ पे डी शील्डिंग हो रही है। 2 नाइट्रोप्रोपेन का सिग्नल, मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करता हूं। ये प्रोटोन जो है, एक प्रोटोन की इस प्रोटोन का सिग्नल 3 और 3 6 प्रोटोनों के कारण स्प्लिट हो रहा है, तो 6+1 क्या मिलेगा, एक सेप्टेट। ये सिग्नल आपको एक सेप्टेट के रूप में मिल रहा है। देखो छोटा सा सिग्नल प्राप्त हो रहा है, सेप्टेट जो आपको मिला वो बहुत छोटा है, इंटेंसिटी कम आई। इंटेंसिटी कम क्यों आई, क्योंकि केवल एक प्रोटोन के कारण सिग्नल आ रहा है, जबकि ये यहाँ पे जो है 6 प्रोटोनों के कारण सिग्नल जो है, 6 प्रोटोनों का सिग्नल केवल एक प्रोटोन के कारण स्प्लिट हो रहा है। इस कारण से एक डबलेट के रूप में एक बड़ा डबलेट आपको दिखाई दे रहा है। बड़ा डबलेट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 6 प्रोटोनों के कारण, इस कारण से इसके सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी। एसिटाल्डिहाइड, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, एल्डिहाइड प्रोटोन का सिग्नल 9 की डेल्टा वैल्यू के अराउंड आपको मिलता है। और ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटोन है, इसके एडजेसेंट 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन प्रेजेंट है। इस कारण से 3+1 यानी कि एक क्वाड्रेट के रूप में आपको सिग्नल दिखाई देगा। जबकि ये जो मैथिल प्रोटोनों का सिग्नल है, मैथिल प्रोटोनों का सिग्नल जो है वो क्या होगा, ये एक प्रोटोन के कारण स्प्लिट हो रहा है, यानी कि आपको ये डबलेट के रूप में दिखाई देगा कि ये केवल एक प्रोटोन के कारण आ रहा है, छोटी पीक आ रही है, जबकि ये 3 प्रोटोनों के कारण आ रहा है। इस कारण से सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेट पीक्स, यानी कि आपको क्वाड्रेट मिला, डबलेट मिला, तो इनकी सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो क्या है। देखो इसमें सारी पीक्स बराबर इंटेंसिटी की थोड़ी है, आपको देखने को मिल रहा है 1:3:3:1 का इंटेंसिटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी रेशियो है, ये आप पास्कल ट्राइंगल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिंगलेट डबलेट का 1:1 इंटेंसिटी, पीक्स की जो इंटेंसिटी होगी वो 1:1 में होगी। ट्रिपलेट के अंदर 1:2:1, क्वाड्रेट के अंदर 1:3:3:1, क्विंटेट के अंदर 1:4:6:4:1। इसी तरह से सेप्टेट की 1:6:15:20:15:6:1। तो इस पास्कल ट्राइंगल से आप जो एक मल्टीप्लेट है उसके अंदर पीक्स की इंटेंसिटी रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग होती क्यों है, यहां पे देखिए कि ये जो प्रोटोन है, मैंने पहले भी कहा था कि ये स्प्लिटिंग का कारण क्या है, एक प्रोटोन की स्पिन अपने नेबरिंग प्रोटोन की स्पिन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। वहां पर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन भी हो सकती है और वो उसका अपोज भी कर सकती है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन के हिसाब से आपका एक पीक जो है वो 2 या 2 से ज्यादा पीक्स या मल्टीप्लेट के अंदर स्प्लिट हो जाता है। जैसे आप इसके एडजेसेंट क्या है, केवल एक प्रोटोन है, तो एक प्रोटोन या तो अलाइन हो सकता है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर सकता है, अपोज। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है। इस कारण से आपको क्या मिला, एक डबलेट मिला। यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज, इस कारण से आपको क्या मिला, डबलेट मिला। यहां पे क्या है, इसके एडजेसेंट 2 प्रोटोन है। 2 प्रोटोन दोनों अलाइन हो सकते हैं, दोनों अपोज कर सकते हैं। एक अलाइन, पहला अलाइन हो सकता है, दूसरा अपोज कर सकता है, या पहला अपोज करता है, दूसरा अलाइन हो सकता है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, 1:2, यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2, तो 1:2:1 इंटेंसिटी रेशियो क्या है, 1:2:1 का इंटेंसिटी रेशियो आपको मिलेगा। यहां पे क्या है, केवल एडजेसेंट एक प्रोटोन है, एक प्रोटोन या तो अलाइन हो सकता है या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, डबलेट, और दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर है ना, क्योंकि केवल पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों की 1-1 पॉसिबिलिटी है, केवल दोनों में एक एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इस कारण से आपको क्या मिलेगा, एक डबलेट देखने को मिलेगा। स्पिन अरेंजमेंट यहां पे अपन देखें, जैसे 3 प्रोटोनों का एडजेसेंट कितने प्रेजेंट है, 3 प्रोटोनों के कारण सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रही है। तो देखो तीनों अलाइन हो सकते हैं,
तीनों अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं, है ना। दो पॉसिबिलिटीज हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले वाला क्या करे, अपोज करे, बाकी के दो क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट अलाइन हो जाए, बाकी के दो क्या करे, अपोज करे। तो इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 1 2 3। तो यहां पे इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा, 1:3:3:1 का सिग्नल इंटेंसिटी रेशियो जो है वो आपको दिखाई देगा। यहां पे क्या है, पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो एडजेसेंट प्रोटॉन है, दोनों अलाइन हो सकते हैं, एक अलाइन एक अपोज हो सकता है पहला अपोज करे और दूसरा अलाइन हो सकता है कि दोनों ही अपोज करे। तो उस कंडीशन के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज है, इसका आंसर 3 ट्रिपलेट मिल रहा है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं आपको, 1:2:1 का इंटेंसिटी रेशियो, जो कि पास्कल ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपके जो एक मल्टीप्लेट आया, सिग्नल के अंदर स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग के कारण डबलेट आया, ट्रिपलेट, क्वार्टरेट या सेप्टेट आया, तो इस मल्टीप्लेट के अंदर जो दो एडजेसेंट पीक्स है, इन दोनों एडजेसेंट पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों एडजेसेंट पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। युग्मन स्थिरांक इसे कहा जाता है। ये क्या है, इसको जे से डिनोट किया जाता है। कपलिंग कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप कितना भी बढ़ा दीजिए, उस कंडीशन के अंदर एक मल्टीप्लेट में दो एडजेसेंट पीक के बीच की डिस्टेंस जो है वो परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि जे की वैल्यू जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इंडिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। जैसे यहां पे J3 नोटेशन क्या है, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, कपलिंग किसके कारण हुई है, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है उनके बीच में कपलिंग इंटरैक्शन के कारण स्प्लिटिंग हुई है। तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट को अपन J3। क्यों, यहां पे कितने दूरी पर ये दोनों प्रोटॉन है, कितने बॉन्ड की दूरी पर है, एक बंद, दूसरा और तीसरा, कितने बॉन्ड अपार्ट है, 3 बॉन्ड अपार्ट है। इस कारण से इसको J3 से कपलिंग कांस्टेंट को, विसिनल कपलिंग यदि हुई है तो उस कंडीशन के अंदर इसको कपलिंग कांस्टेंट को J3 से डिनोट किया जाता है। जबकि जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को J2 से डिनोट किया जाता है। J2 से क्यों, क्योंकि यहां पर कितनी दूरी है बॉन्ड के बीच की, 1 और 2। ये केवल 2 बॉन्ड अपार्ट है, दोनों प्रोटॉन जिनके बीच में कपलिंग इंटरैक्शन हो रहा है। इस कारण से इसको किससे डिनोट किया जाता है, J2 से इसको डिनोट किया जाता है। ये लॉन्ग रेंज कपलिंग को डिनोट कर रहा है। लॉन्ग रेंज कपलिंग का मतलब क्या है, 3 से ज्यादा यदि दूरी पर प्रोटॉन प्रेजेंट है और फिर भी उनके अंदर कपलिंग हो रही है, तो इस कपलिंग कांस्टेंट जो मिल रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, दीर्घ परासी युग्मन स्थिरांक या लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट इसे कहा जाता है। और इसको J4, यहां पे जैसे कितने बॉन्ड की डिस्टेंस है, 1 2 3 4, तो हमने इसको किससे डिनोट किया, J4 से डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोटॉन जिनके बीच में कपलिंग इंटरैक्शन हो रहा है, दैट आर प्रेजेंट 4 बॉन्ड अपार्ट, वो क्या है, 4 बंदों की दूरी पर है। इस कारण से हमने इसको क्या किया, J3। और J3 से ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट होगा, युग्मन दीर्घ परासी युग्मन स्थिरांक उसे कहा जाएगा। ये डिफरेंट कपलिंग कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों के कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हो रही है वो इंडिकेट करता है कपलिंग इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हुआ। अगर कपलिंग इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो उस कंडीशन के अंदर J की वैल्यू ज्यादा होगी, अदरवाइज J की वैल्यू क्या होगी, कम। जनरली J की वैल्यू जो है 0 से 30 हर्ट्ज के बीच में आपको मिलती है। थैंक यू।
अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वेलकम। अपन को सुना है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चूरू भैया बोले सब क्वेश्चन है। क्या 83 किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तुम्हें पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, कोई नहीं, निकालना क्या है, हो गया तो बस इसको बंद कर देंगे। तो बैठे ही नहीं, दो मिनट से बैठे हैं। अच्छा, टॉल्यूइन के केस के अंदर अल्काइल ग्रुप जो है वो सारे ही बेंजीन की सारी पोजीशन जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन है उसको इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। इस कारण से सारे एरोमेटिक प्रोटोन जो है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक जैसा ही बना रहेगा। इस कारण से स्प्लिटिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। चूरू का जो क्वेश्चन है उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। टॉल्यूइन में स्प्लिटिंग क्यों नहीं होती, उसका रीजन ये है कि एक तो CH3 के जस्ट एडजेसेंट जो है 12 ppm की जो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है इसके अंदर देखिए दो तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है, दूसरा यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का -I इफेक्ट भी है। इस कारण से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन जो है उसकी पीक जो है 12 ppm के पे आपको देखने को मिलती है। ये अपना क्वेश्चन और कोई नहीं 10 तक ही नहीं होती है। डेल्टा स्केल 10 तक ही नहीं होती है, 12 तक। कार्बोक्सिल प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग सिग्नल जो है आपको 12 पे मिलता है। नहीं होती 0 उसने बुक में 10 पढ़ा हुआ है तो 10
आप बुक देखिए वाईआर शर्मा पीवीआर, इसकी बुक देखिए, इसके अंदर आपको रेंज जो है वो 12 तक, 12 के बाहर भी दिखाई हुई है। वेलकम मैम। मैं कैसे करूँ? शुरू में देखो, शुरू में माइक चालू करो। Signing off.